अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर 17 फिज़िक्स का सॉलिड्स। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल्स बता दी थी कि इन चैप्टर्स के नोट्स मेरे अपने नहीं हैं, ये मैंने अभी फ्रेश बनाए हुए हैं। जो मेरा कंटेंट था वो गुम हो गया इससे रिलेटेड का, तो चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद स्किप हो भी गई हो, मे बी वो मेरे नोट्स में हो और यहाँ पे ना हो, तो उस हिसाब से देख लेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर को बुक से भी अच्छे से देखना है। इस चैप्टर के बारे में पहले बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ फॉर कंसर्न टू एग्ज़ाम्स। ई कैट के हाल से बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट। हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है कि जिस चीज़ को हम स्किप करने के बारे में सोचें वही चीज़ ही इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो मैं ये तो हमेशा कहता हूँ कि स्किप नहीं करना है किसी भी चीज़ को। हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, बेसिक चीज़ें हम करेंगे। अगर उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है तो फिर अल्लाह के आसरे उसे छोड़ना पड़ता है। एक और चीज़ बता दूं जो मैंने शायद आपको अभी तक प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताई हुई थी, कि किसी भी चैप्टर के हों, भले किसी भी टॉपिक के हों, ग्राफ्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हर एक ग्राफ की अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसके दरमियान कैसा रिलेशन है, उसकी वजह से कैसा ग्राफ बनता है, किस तरह का ग्राफ है और उसमें चेंजेस किस तरह आ सकते हैं। इस ग्राफिकल आपके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इस साल भी पेपर होता है ई कैट का कंप्यूटर बेस्ड, तो शायद ग्राफ्स कम आए, शायद। अगर होता है पेपर बेस्ड तो शायद ग्राफ्स बहुत ज़्यादा आए ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि पहले कुछ सालों में ऐसे होना शुरू हो गया था कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। मैंने पिछले साल के बैच का फ़ीडबैक नहीं लिया था कि पेपर आया कैसा था, तो उस वजह से मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है तो मे बी अब चेंजेस होना शुरू हुए हों। अदरवाइज़ ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ग्राफ्स पे अच्छी ग्रिप रखनी है। भले किसी भी चैप्टर में आ रहे हो, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपको ग्राफ्स की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे। तो 3 तरह के होते हैं। यूजुअली हम जब बात करते हैं तो 2 तरह के कहते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस होता है। थर्ड होती है जो जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते, वो एक अलग ही ब्रांच बन जाती है पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने इन तीनों के यहाँ पे डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं। तो जो क्रिस्टलाइन है रेगुलर अरेंजमेंट होती है, अब यहाँ पे बनाना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बनी हुई है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो उसमें हर एटम जो है वो एक साथ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक प्रॉपर शेप बन रही होगी उसमें। जबकि अमॉर्फस के केस में ऐसे नहीं होता। अमॉर्फस के केस में फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा, यानी इर्रेगुलर सी शेप होती है इसके केस में। ठीक है। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट है तो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर भी होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। शार्प इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। metals like zinc and copper and ionic compounds such like NaCl are crystalline। ये एग्जांपल्स हैं उनकी। अब एमॉर्फस की बात करते हैं। एमॉर्फस नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि बिगड़ी हुई, एक किस्म की बिगड़ी हुई शेप। तो नॉन रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड्स जो इनके होते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड्स की तरह लग रहे होते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से अक्सर सॉफ्ट हो जाते हैं, ग्लासी सॉलिड की तरह होते हैं। इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, जेल आर फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉलीमेरिक। इनका स्ट्रक्चर इन दोनों के दरमियान में होता है। जब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा। हैव इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स बिटवीन रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल्स पहले देखते हैं इसकी। सेलुलोज, रेजिन्स, नायलॉन। तो आप लोगों ने नायलॉन का केमिस्ट्री की चैप्टर 14 में है आई थिंक, वहाँ पे देखा होगा। तो स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन की तरह बने हुए होते हैं। कुछ कहीं जगह किसी जगह पे एमॉर्फस स्ट्रक्चर लग रहा होता है और किसी जगह पे क्रिस्टलाइन, यानी कहीं पे अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे में होती है और कहीं पे रैंडम होती है। इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मोस्टली आजकल यूज़ भी हो रहे हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। इस चैप्टर में बेसिक है ही यही, एक 2-3 टॉपिक्स हैं, मेजर 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें से मैंने कुछ स्किप किए हुए हैं। मैं सिर्फ जनरल चीज़ों में बात कर रही हूँ। स्ट्रेस और स्ट्रेन की मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर आगे है ना, स्ट्रेन के जो 3 टाइप्स हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस वजह से मैंने इस पर कर दिया इसे इंक्लूड। अदरवाइज़ मैं स्किप कर देता, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा।
स्ट्रेस क्या है? इट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ द बॉडी। स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का जो यूनिट है प्रेशर, और जो स्ट्रेस ना, अच्छा अब इसमें मैंने प्रेशर को क्यों यहाँ पे मेंशन किया, जबकि इस पूरे चैप्टर में प्रेशर का जिक्र भी नहीं आएगा। तो बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में होता क्या है वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैव सेम यूनिट, या पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज़ सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर, या पूछ लेता है कि एन न्यूटन मीटर स्क्वायर किस किस का यूनिट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ना आपको बेसिक अंदाज़ा होना चाहिए, एटलीस्ट फार्मूले से होना चाहिए। जो प्रेशर का है, प्रेशर का फार्मूला क्या था जी? P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया है। और देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रेस का भी फार्मूला यही है। जब फार्मूला सेम है तो डेफिनेटली यूनिट भी सेम ही होगा। अच्छा जी, टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा है? स्ट्रेस दैट चेंजेस लेंथ। कंप्रेशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस दैट चेंजेस वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस दैट चेंजेस शेप। तो यानी कि स्ट्रेस की कोई एक नहीं, टोटल 3 टाइप्स हैं। जिस स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज हो रही हो उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। जिस स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा हो उसे कंप्रेशनल स्ट्रेस कहते हैं, और जिस स्ट्रेस की वजह से किसी भी चीज़ की शेप चेंज हो रही हो उसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ डेफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड। तो टेंसाइल स्ट्रेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? डेल एल बाई एल। कंप्रेशनल स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं डेल वी बाई वी। और शेयर स्ट्रेन हम मालूम कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं गैमा इक्वल टू डेल ए बाई ए। इसे टेन थीटा भी लिख देते होते हैं अक्सर, और बाज़ दफ़ा सिर्फ थीटा भी लिख देते हैं जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो। उसके बाद है इलास्टिक कांस्टेंट। तो क्या चीज़ है जी इलास्टिक कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही फार्मूला जो ऊपर रेशियो थी वही मैं यहाँ पे लिख दिया उसके फार्मूले की फॉर्म में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट सेम होता है जो कि स्ट्रेस का होता है, जो कि प्रेशर का होता है, क्योंकि स्ट्रेन जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बिल्कुल स्ट्रेस के इक्वल होता है। उसके बाद मॉडुलस की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक यंग्स मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि चेंज किस में आ रहा है? उसकी लेंथ में आ रहा है, उसकी शेप में आ रहा है, उसके वॉल्यूम में आ रहा है। उसकी मदद से हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, फिर उसी की मदद से हम वो वाला स्ट्रेन लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के उस फार्मूले की मदद से हम या यंग्स मॉडुलस फाइंड करते हैं, या बल्क मॉडुलस फाइंड करते हैं, या शेयर मॉडुलस फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड अब MCQs बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आ तो सकता है। तो आ कैसे सकता है? उसमें वो कह देगा कि जी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है, स्ट्रेस लगाया है, उस स्ट्रेस की वजह से उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ यानी कि चेंज होकर इतनी बढ़ गई है, तो उसमें जो मॉडुलस होगा वो कौन सा होगा? तो जब लेंथ की बात करेगा तो आपको पता होगा यंग्स मॉडुलस है, जब वॉल्यूम की बात करेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बल्क मॉडुलस है, और जब उसकी शेप चेंज हो रही है तो शेयर मॉडुलस होगा। इसके लिए सिंबल भी साथ याद रखिए कि यंग मॉडुलस के लिए y है, बल्क मॉडुलस के लिए k है, और शेयर मॉडुलस के लिए y नहीं आता। आई थिंक इसमें भी मिस्टेक हो गई है शायद, ये देख लीजिएगा। शेयर मॉडुलस के लिए भी y ही यूज़ होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूलाज कंसल्ट बुक, जैसे कि मैंने कहा। इसका एक ग्राफ भी है, तो वो ग्राफ अच्छे से देखिएगा, कुछ इस तरह करके था शायद। हमने यूनिवर्सिटी में बार बार ये वाला ग्राफ पढ़ा, बहुत दिमाग इस ग्राफ ने खाया, तो इस ग्राफ को देख लीजिएगा बुक में ही। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती हैं। कंडक्टर्स हैव हाई कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁷ ओहम मीटर, ऊपर साथ माइनस पावर है, यानी कि ये इस तरह कुछ करके यूनिट बन जाएगा, या आप कह दें पर ओहम मीटर भी कह सकते हैं इसे। इंसुलेटर हैव लो कंडक्टिविटी 10⁻10 टू 10⁻20, ये सिंपल आपको याद होना चाहिए। सेमी कंडक्टर्स की 10⁻6 टू 10⁻4 के दरमियान में होती है। अगर MCQs में ये आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है कि सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक हैं वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इम्प्योर से मुराद उसमें कोई ना कोई कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी जो एडिंग का प्रोसेस होता है, आई थिंक उसे डोपिंग कहते हैं, हम देख लीजिएगा, उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अब जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक P टाइप के हैं और एक N टाइप के होते हैं। अब P टाइप में क्या होता है कि ग्रुप 3 और 4A के एलिमेंट्स मिलते हैं,
और उसकी मदद से एक सिंगल होल जो है क्रिस्टल में प्रोड्यूस हो रहा होता है। एन टाइप में क्या होता है कि ग्रुप 4 और 5 एक एलिमेंट्स मिलते हैं और ये फ्रिंग एक जब एक ही मिल रहे होता है, एक मतलब कि 4 और एक 5 का मिल रहा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में प्रोड्यूस होता है। साथ नोट लिखा हुआ है कि जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आप लोगों ने इंक्रीज़ करने हो, उतने ही आपको इम्प्योरिटी के एलिमेंट्स इंक्रीज़ करने होंगे। अच्छा जी, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योरिटी पी टाइप में ट्राइवेलेंट यूज़ करते हैं जिनके यानी कि ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को जिनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप में पेंटावेलेंट यूज़ करते हैं जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में उसका उलट होता है। यहाँ पे मिनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल्स इसके लिए मैंने ये यूज़ की थी, जो आई डोंट रिमेंबर कि सर ने बताई थी कि मैंने खुद से बनाई थी, क्योंकि मैं अक्सर शॉर्ट ट्रिक्स बनाता रहता था ऐसे। तो मैंने उसे बेग का नाम दे दिया था पी टाइप्स के एलिमेंट को याद करने के लिए, और एन टाइप को याद करने के लिए पाबी, पंजाबी का वर्ड ना, जैसे उर्दू में भाभी कहते हैं, तो मैंने पाबी का इसे नाम दे दिया था। अब है कैसे ये? बी बोरॉन, ए एलुमिनियम, आई इंडियम, जी गैलियम, इस तरह। और जो है पाबी, पी फास्फोरस, ए आर्सेनिक, ए एंटीमनी और बी आई बिस्मथ। तो इस तरह करके मैंने इन्हें याद किया था। ये वो वाली ट्रिक है जो मैंने आपके साथ अपनी शेयर कर दी है। अब इस आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैप्टर में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोड़ दी हैं। जैसे मैंने बताया है, एक तो मेरे अपने नोट्स थे नहीं, दूसरा ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम्स के हवाले से, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा बुक से ज़रूर एटलीस्ट रीड ज़रूर करना है, गो थ्रू ज़रूर करना है, कुछ भी आ सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।